हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है। हम लोग बायोलॉजी को डिस्कस करें। बायोलॉजी में हमारा टॉपिक चल रहा है विविध। विविध में इससे पहले वाले सेशन में प्रश्न संख्या 10 तक ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज का जो सेशन है प्रश्न संख्या 11 से स्टार्ट करेंगे। लेकिन डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए। वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आयोडीन प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 11 पूछा गया है, आयोडीन किससे प्राप्त होता है? याद रखिएगा, आयोडीन लैमिनेरिया से प्राप्त होता है। आयोडीन पोषणीय गुण से संपन्न पदार्थ है जिसे लैमिनेरिया नामक शैवाल से प्राप्त किया जाता है। यह समुद्री जल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हालांकि यह कुछ खाद्य पदार्थों तथा भूमि में भी मिलता है। आयोडीन की कमी से मनुष्यों में घेंघा रोग यानी ग्वाइटर होता है, जिससे गले में स्थित थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। कभी कभी यह सूजन गले के बाहर यानी लटकते हुए दिखाई पड़ती है। 12 नंबर है, निम्न में से कौन सा एक ऐसा पदार्थ है जो समुद्र में बहुतायत से प्राप्त होता है और एक विशिष्ट कमी वाली व्याधि में दिया जाता है? कौन सा ऐसा पदार्थ है जो समुद्र में बहुतायत मात्रा में प्राप्त होता है, एक विशिष्ट कमी वाली व्याधि में, रोग में इसका सेवन किया जाता है? सही जवाब क्या होगा बताइए। इसका सही जवाब है आयोडीन, ऑप्शन डी। 13 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो इसको एक बार देख लीजिए, बताइए सही जवाब क्या होगा। इसमें कौन सुमेलित नहीं है? तो कपड़ा धोने का जो सोडा है इसका संबंध पोटेशियम से दिया गया है, जो कि सही सुमेलित नहीं है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है, यानी जो सुमेलित नहीं है वही सही ऑप्शन होगा। क्लोरोफिल का संबंध मैग्नीशिया से है, हीमोग्लोबिन का आयरन से है, खाने का नमक सोडियम क्लोराइड से है और कपड़ा धोने का जो सोडा है सोडियम कार्बोनेट। 14 नंबर, सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। सिरका में उपस्थित अम्ल का जो संबंध है किससे है? तो एसिटिक अम्ल। याद रखिएगा, सिरका में उपस्थित अम्ल एसिटिक अम्ल होता है। और दूध का खट्टा होना किस अम्ल के कारण होता है? तो याद रखिएगा, लैक्टिक अम्ल। दूध का खट्टा होना लैक्टिक अम्ल। हड्डियों में उपस्थित यौगिक कैल्शियम फास्फेट और अमाशय रस में उपस्थित अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। सिरका में उपस्थित अम्ल एसिटिक अम्ल, दूध का खट्टा होना लैक्टिक अम्ल, हड्डियों में उपस्थित यौगिक कैल्शियम फास्फेट, अमाशय रस में उपस्थित अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 15 नंबर है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। जैसे हड्डियों में उपस्थित यौगिक का जो संबंध है कैल्शियम, कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट। सिरका में उपस्थित अम्ल बताइए एसिटिक, बताइए एसिटिक एसिड। दूध का खट्टा होना लैक्टिक एसिड और फलों का पकना एथिलीन, यानी सही जो ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। दोबारा से इसको अगर रिवाइज करें तो याद रखिएगा, हड्डियों में उपस्थित यौगिक का संबंध कैल्शियम फास्फेट से है और सिरका में उपस्थित जो अम्ल है उसको एसिटिक अम्ल बोलते हैं। दूध का खट्टा होना लैक्टिक एसिड और फलों का पकना एथिलीन। 16 नंबर है, सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। जैसे त्वचा कैंसर। त्वचा कैंसर का जो संबंध है किससे है? तो पराबैंगनी प्रकाश से। ठीक है। ध्वनि प्रदूषण का जो संबंध है किससे है? डेसिबल से। वैश्विक तापन का जो संबंध है कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन छिद्र का संबंध क्लोरोफ्लोरोकार्बन से है, यानी सही जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं, रट जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। त्वचा कैंसर का संबंध पराबैंगनी प्रकाश से है, ध्वनि प्रदूषण का डेसिबल से है, वैश्विक तापन का कार्बन डाइऑक्साइड से है, ओजोन छिद्र का क्लोरोफ्लोरोकार्बन से है। 17 नंबर है, बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है वह है।
बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है वह है बैक्टीरिया, यानी ऑप्शन ए। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को सामान्यतः सूक्ष्मजीवों यथा जीवाणुओं के या बैक्टीरिया के द्वारा उपयोगी पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। प्रश्न संख्या 18 है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। यहां पे दिया गया जैसे एक तरफ सूची 1 में और सूची 2 में दिया गया जैसे लैक्टोबैसिलस का संबंध किससे है। लैक्टोबैसिलस का प्रयोग दही बनाने में किया जाता है। राइजोबियम का संबंध नाइट्रोजन स्थिरीकरण से है। ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में राइजोबियम जो जीवाणु होते हैं इनका प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद जो ईस्ट है, ईस्ट का संबंध एल्कोहल उत्पादन में होता है, एल्कोहल। और एस्परजिलस का संबंध साइट्रिक अम्ल बनाने में होता है, यानी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं। लैक्टोबैसिलस का संबंध दही बनाने में, राइजोबियम का नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, ईस्ट का एल्कोहल उत्पादन में, एस्परजिलस का संबंध साइट्रिक अम्ल बनाने में। 19 नंबर है, उद्योगों में निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों में से कौन सा एक प्रकार सर्वाधिक व्यापक रूप में उपयोग में आता है। उद्योगों में निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों में से कौन सा एक प्रकार सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग में आता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल और कवक, डी ऑप्शन। उद्योगों में जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल तथा कवक तीनों ही जो है व्यापक रूप से उपयोग में मतलब कि इनका प्रयोग किया जाता है। जीवाणुओं का उपयोग दूध से दही, पनीर के निर्माण, गन्ने के रस से सिरके का निर्माण और विभिन्न प्रकार की एंटीबायोटिक औषधियों के निर्माण में किया जाता है। सूक्ष्म शैवाल जैसे डायटोमेसियस मृदा का निर्माण करते हैं। तो डायटोमेसियस मृदा का निर्माण करते हैं, जिसका उपयोग कांच और पार्सिलेन के निर्माण में, चीनी मिलों में जीवाणु छन्नों के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। कवकों का उपयोग पनीर, डबल रोटी उद्योग और अल्कोहल निर्माण में किया जाता है। प्रश्न संख्या 20, आर्की बैक्टीरिया के एक समूह के उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है। आर्की बैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, कमेंट कीजिए। सही जवाब है मेथेन के, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। आर्की बैक्टीरिया के लक्षण सामान्य जीवाणुओं से भिन्न होते हैं। इसके मिथेनोजेन समूह अवायवीय होते हैं। ये दलदल वाले स्थानों और पशुओं के रुमेन में पाए जाते हैं। इनका उपयोग मेथेन के उत्पादन में होता है। एक जीव जो ताड़ी के किण्वन में शामिल है वह है, एक जीव जो ताड़ी के किण्वन में शामिल है वह है सैक्रोमाइसिस, सी ऑप्शन। सैक्रोमाइसिस एक कोशिका वाले यीस्ट है जिनका प्रयोग ताड़ी के किण्वन में किया जाता है। 22 नंबर है, एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है। एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है। सही जवाब है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, यानी बी ऑप्शन। एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में सैक्रोमाइसिस सेरेविसी नामक खमीर प्रयोग में लाया जाता है। 23, एक सूक्ष्म जीव जो शराब उद्योग के एल्कोहलिक किण्वन के लिए प्रयुक्त होता है। एक सूक्ष्म जीव जो शराब उद्योग के एल्कोहलिक किण्वन के लिए प्रयुक्त होता है, एक क्या है, याद रखिएगा, एक यीस्ट है, यीस्ट, ऑप्शन ए। किण्वन की क्रिया शर्करा को एल्कोहल में परिवर्तित करती है। एल्कोहल युक्त पेय के उत्पादन में प्रायः खमीर अथवा सैक्रोमाइसिस जाति के यीस्ट का प्रयोग होता है। 24, जैव आवर्धन से क्या तात्पर्य है। जैव आवर्धन से तात्पर्य है, याद रखिएगा, जैव आवर्धन से जो मतलब है उत्तरोत्तर पोषण स्तरों के जीवों में पीड़कनाशियों की मात्रा का बढ़ना, यानी बी ऑप्शन। इसके बारे में अगर बात करें तो किसी उत्तरोत्तर पोषण स्तर में जीवों में खरपतवारनाशी तथा कीटनाशी की सांद्रता का बढ़ जाना जैव आवर्धन यानी बायोमैग्निफिकेशन कहलाता है। 25, कथन ए कह रहा है कि शाकनाशी
उपयोगी पौधों को बिना क्षति पहुंचाए अपतृणों को नष्ट कर सकते हैं। कारण आर, अपतृणों एवं फसली पौधों के द्वारा शाकनाशी भिन्न भिन्न दरों पर अवशोषित होते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। अपतृणों एवं फसली पौधों के द्वारा शाकनाशी को भिन्न भिन्न दरों पर अवशोषित किए जाने के कारण ही अपतृण नष्ट हो जाते हैं, जबकि उपयोगी पौधों को क्षति नहीं पहुंचती है। 26 साधारणतः ओरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है। ओरोबैंकी किसमें पाया जाता है? तो ओरोबैंकी जो खरपतवार है ये किसमें पाया जाता है? तो तंबाकू के खेत में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ओरोबैंकी खरपतवार या ब्रूम, देखिए जिसे कह सकते हैं ओरोबैंकी, या एक परजीवी किस्म का ये जो पौधा है ये तंबाकू के अलावा आलू और टमाटर के खेत में भी पाया जाता है। इसकी विश्व के शीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय भागों में लगभग 150 प्रजातियां पाई जाती है। ठीक है। 27 स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है? स्थानीय वनस्पति का जो संग्रह है क्या कहलाता है? तो सही जवाब है हार्बेरियम। हार्बेरियम ऑप्शन ए। स्थानीय वनस्पति का संग्रह हार्बेरियम कहलाता है। क्या कहलाता है? हार्बेरियम। सुमेलित कीजिए। 28 नंबर प्रश्न है, मिलान कीजिए। 5 जून, ये जो दिन है 5 जून का, इसे किस रूप में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस को 5 जून जो है 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस को 5 जून के रूप में मनाते हैं। तो यानी विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। इसके बाद जो दिसंबर है यानी 1 दिसंबर, इस दिन विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। और 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस और 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस। यानी सही जो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए में दिया गया है। दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाते हैं, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस और 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस। 29 नंबर सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। विश्व तपेदिक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व तपेदिक दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कुष्ठ निवारण दिवस याद रखिएगा 31 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। यानी इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए में दिया गया है। विश्व तपेदिक दिवस 24 मार्च, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, विश्व कुष्ठ निवारण दिवस 31 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसके बाद 30 नंबर, जुलाई 2004 में एचआईवी एड्स पर विश्व का अब तक का सबसे बड़ा अधिवेशन कहां आयोजित किया गया था? जुलाई 2004 में एचआईवी एड्स पर विश्व का अब तक का सबसे बड़ा अधिवेशन कहां आयोजित किया गया था? तो याद रखिएगा सही जवाब है बैंकॉक। कहां पर? बैंकॉक में। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में विश्व का अब तक एचआईवी एड्स पर सबसे बड़ा अधिवेशन जुलाई 2004 में संपन्न हुआ। एड्स एक अति घातक विषाणु जनित रोग है जो कि आज संपूर्ण विश्व में अपनी जो जड़ है जमा चुका है। संख्या के दृष्टि से सर्वाधिक एचआईवी एड्स रोगी अफ्रीका महाद्वीप में है। इस रोग से आगाह करने के लिए प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है विश्व एड्स दिवस के रूप में 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं। सी ऑप्शन सही जवाब है। 32 विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, किस डेट को मनाया जाता है? तो आपको मालूम है सही जवाब है 1 दिसंबर। 33 नंबर है, विचार कीजिए वह सही क्रम क्या है जिसमें एक कैलेंडर वर्ष में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं।
यानी सबसे पहले कौन, इसके बाद कौन। तो कैलेंडर वर्ष में ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो मनाए जाते हैं, इनका सही क्रम क्या होगा, आप बताइए। तो देखिए, अगर बात करें तो सबसे पहले कुष्ठ निवारण दिवस, इसके बाद विश्व तपेदिक दिवस, इसके बाद अल्जाइमर रोग दिवस, इसके बाद विश्व एड्स दिवस, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, सही क्रम में है। देखिए, विश्व अल्जाइमर रोग दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है, तपेदिक दिवस 24 मार्च को, और विश्व कुष्ठ निवारण दिवस प्रतिवर्ष जनवरी माह के अंतिम रविवार को, और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 34 है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, सही मिलान नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी एंड सी, विश्व जल दिवस और विश्व कुष्ठ निवारण दिवस। बी और सी दोनों जो है सही है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 2018 के इस दिवस का मुख्य थीम यानी विषय था प्रकृति के लिए पानी। 2022 में इस दिवस का मुख्य थीम था भूजल उद्देश्य को दृश्यमान बनाना, जबकि मार्च 2021 में इस दिवस का मुख्य विषय था वैल्यूइंग वाटर। विश्व कुष्ठ निवारण दिवस प्रतिवर्ष जनवरी माह के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। 35 है, कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सही जवाब है 14 नवंबर, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। विश्व मधुमेह दिवस जो है प्रतिवर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। 36 है, निम्नांकित युग्मों को सुमेलित कीजिए। निम्नांकित युग्मों को सुमेलित कीजिए, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो चलिए, विश्व अल्पसंख्यक दिवस कब मनाया जाता है। तो 18, याद रखिए 18 दिसंबर, ठीक है। विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस जो है, ठीक है, इसमें जो ऑप्शन दिया गया है डाउटफुल है। आपको याद रखना है कि विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस जो है वो 18 दिसंबर को मनाया जाता है। कब, 18 दिसंबर, न कि यहाँ पे नवंबर दिया गया है। इसके बाद अगर बात करें तो विश्व एड्स दिवस आपको मालूम है 1 दिसंबर को। इसके बाद विश्व पशु दिवस जो है ये 4 अक्टूबर को, और इसके बाद विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो यहां पे दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके बाद प्रश्न संख्या, अच्छा, विश्व अल्पसंख्यक दिवस नामक कोई दिवस नहीं होता है, जबकि विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस होता है, जो कि 18 नवंबर को नहीं बल्कि 18 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। 37 नंबर जो प्रश्न है सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा। जैसे पंछी जो कभी अपना घोंसला नहीं बनाता वो है आपका कोयल, ठीक है। पंछी जो अपना कभी घोंसला नहीं बनाता कोयल है। जीव जो अपनी पूंछ त्याग देता है वो छिपकली है। और सबसे विशाल जीव कौन है, नीली व्हेल है। और सर्वाधिक बुद्धिमान जानवर चिंपैंजी है, यानी इसका सही ऑप्शन बी ऑप्शन है। कोयला अपना घोंसला कभी नहीं बनाती। छिपकली छूने मात्र पर ही अपनी पूंछ को त्याग कर सकती है, और उसमें कटी पूंछ की पुनः जो है उत्पत्ति हो जाती है, क्योंकि पूंछ की कशेरुकाओं में अनुप्रस्थ विभाजन होता है। सर्वाधिक बुद्धिमान जानवर चिंपैंजी माना जाता है। सबसे विशाल जीव नीली व्हेल है। 38, भारत के निम्न प्राणियों पर विचार कीजिए। मगरमच्छ, हाथी, इनमें से कौन सी संकटापन जाति या जातियां हैं। कौन संकटापन जातियां हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मगरमच्छ और हाथी, यानी दोनों, A1 और 2, सी ऑप्शन। IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर्स के द्वारा भारत में पाए जाने वाले मगरमच्छों की प्रजातियों को संकटापन जातियों के सूची में शामिल किया गया। हाथी भी संकटापन जातियों के सूची में शामिल है। 39, भारत की विशाल वन्य, अगर बात करें तो भारत की विशाल वन्य बिल्लियों में किसके बारे में कहा जाता है, वह हाल ही में लुप्त हो गई हैं। विशाल वन्य बिल्लियों में किसके बारे में कहा गया है कि हाल ही में इनका जो अस्तित्व है समाप्त हो गया है।
तो याद रखिएगा चीता का सही जवाब है। चीता के बारे में ऐसा कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन ए। देखिए चीता वह अकेला पशु है जो भारत में विलुप्त घोषित किया गया है। 40 छठवां व्यापक विलोप। छठवां विलोप यह शब्द किसी विवेचना के संदर्भ में समाचारों में प्रायः उल्लेखित होता है। छठवां या छठा व्यापक विलोप या छठा विलोप यह शब्द किसी विवेचना के संदर्भ में समाचारों में प्रायः उल्लेखित होता है। तो किसके संदर्भ में बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए ये 2018 के प्री में आईएएस प्री में पूछा गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मानव के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का अतिशोषण या दुरुपयोग, प्राकृतिक आवासों का सविभाजन या नाश, परितंत्र का विनाश, प्रदूषण और वैश्विक जलवायु परिवर्तन, यानी डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। 2018 के आईएएस प्री में यह प्रश्न पूछा गया। जैव विविधता पृथ्वी पर जीन से लेकर जैव भौगोलिक क्षेत्रों तक और पारिस्थितिकीय एवं उद्विकास की प्रक्रियाओं तक सभी स्तरों पर जीवन का वैविध्य प्रस्तुत करती है। जैव विविधता परितंत्रों के स्वास्थ्य का पैमाना है। जैव विविधता जितनी व्यापक होगी वहां स्वास्थ्य की उतनी ही परिपूर्णता विद्यमान होगी। पृथ्वी पर जीवन के प्रारंभ से 5 प्रमुख बृहद विलोपन के फलस्वरूप जैव विविधता के स्तर में अचानक भारी गिरावट आई। इस छठे यानी होलोसीन विलोपन व्यापक विलोपन में जैव विविधता की गिरावट की दर जीवाश्म रिकॉर्ड में 5 पूर्ववर्ती व्यापक विलोपन की घटनाओं की दरों से अधिक है। विलोपन की यह घटनाएं प्राथमिक रूप से पर्यावरण और जलवायु से संबंधित स्थितियों में हुए अचानक परिवर्तनों के कारण हुई है। जैव विविधता में होने वाली वर्तमान क्षति की दर विलोपन की प्राकृतिक पृष्ठभूमि से अधिक है। इसका मुख्य कारण मानवीय क्रियाकलाप है, मानवीय इंटरफेयर है, जिसके कारण पर्यावास विखंडन, अवक्रमण, क्षति, आनुवांशिक विविधता में संकुचन, विजातीय प्रजातियों का अति संक्रमण, संसाधनों का अति दोहन, प्रदूषण आदि घटनाएं होती हैं। जैव विविधता को होने वाले क्षति के परिणाम स्वरूप प्राकृतिक संपदा को काफी क्षति पहुंचती है। 2004 में 4 महाद्वीपों पर किए गए एक अंतरराष्ट्रीय सहयोगात्मक अध्ययन में अनुमान लगाया गया कि जलवायु परिवर्तन के कारण 2050 तक लगभग 10% प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी। इसके बाद प्रश्न संख्या 41, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो सभी जीवों में अंतर्निर्मित समय पालक निकाय बायोमास यानी डी ऑप्शन। बायोमास शब्द का उपयोग जीवित जीवधारियों से व्युत्पन्न पदार्थों को निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है। पृथ्वी का संपूर्ण बायोमास धरातल की पतली परत जिसे बायोस्फीयर कहते हैं, जैवमंडल कहते हैं, इस पर विद्यमान है। बायोमास नवीकरणीय ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत भी है, ठीक है, अन्य युग में सुमेलित है। 42, मानव शरीर के भीतरी भाग में रोगों की पहचान की जाती है। मानव शरीर के भीतरी भाग में रोगों की पहचान की जाती है। इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए, एंडोस्कोप के द्वारा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, एंडोस्कोप। मानव शरीर के भीतरी भाग में रोगों की पहचान एंडोस्कोप नामक यंत्र के द्वारा किया जाता है। कार्डियोग्राफ हृदय के गति को अभियंत्रित करने वाला उपकरण है। जायरोस्कोप एक ऐसा यंत्र है जिसे किसी वस्तु की कोणीय स्थिति को मापा जाता है। केस्कोग्राफ के द्वारा पौधों के वृद्धि की माप की जाती है। 43 है, एक इंडोस्कोप है। एक इंडोस्कोप है, तो इसका सही जवाब है, अगर बात करें तो इनमें से कोई नहीं जो है इंडोस्कोप है। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। एक एंडोस्कोप एक चिकित्सकीय उपकरण है। इसे कैमरे का प्रकार कहना गलत होगा। इसमें एक लंबी पतली लचीली नली होती है जिसमें प्रकाश और एक वीडियो कैमरे की व्यवस्था होती है। इसका उपयोग चिकित्सक मानव शरीर के आंतरिक भागों का चित्र लेने के लिए करते हैं। इससे मानव के प्राकृतिक छिद्रों जैसे मुंह, नाक इत्यादि के रास्ते शरीर में प्रवेश कराया जाता है। 44, मानव शरीर की आंतरिक संरचना के अवलोकन के लिए प्रयोग में आने वाली परिकलित टोमोग्राफी के लिए जो है निम्नलिखित में से कौन सी प्रयोग में लाई जाती है? मानव शरीर की आंतरिक संरचना के अवलोकन के लिए प्रयोग में आने वाली परिकलित टोमोग्राफी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रयोग में लाई जाती है? इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए। तो देखिए अगर बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा 44 का सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, एक्स किरण। क्या? एक्स किरण।
ऑप्शन ए। परिकलित टोमोग्राफी या सीटी स्कैन एक शक्तिशाली अविखंडनीय मूल्यांकन तकनीक है जिसके द्वारा वस्तुओं के द्विविमीय और त्रिविमीय चित्र लिए जाते हैं। इस तकनीक में एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है। एक्स किरणों की सहायता से किसी वस्तु की आंतरिक संरचना जैसे उसकी विमाएं, उसका आकार, उसके आंतरिक विकार और उसके घनत्व का चित्र जो है आसानी से लिया जा सकता है। 45 बेरियम एक उपयुक्त रूप में रोगियों को पेट के एक्स किरण का परीक्षण के पूर्व खिलाया जाता है, क्योंकि बेरियम एक उपयुक्त रूप में रोगियों को पेट के एक्स किरण परीक्षण के पूर्व खिलाया जाता है, क्यों जो है खिलाया जाता है बेरियम, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेरियम एक्स किरणों का एक अच्छा अवशोषक होता है और इससे चित्र में पेट को अन्य क्षेत्रों की तुलना में स्पष्ट रूप से दिखने में सहायता मिलती है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बेरियम एक्स किरणों का अच्छा अवशोषक है और इससे चित्र में पेट को अन्य क्षेत्रों के तुलना में दिखने में सहायता मिलती है। इसे एक उपयुक्त मात्रा में रोगियों को पेट के एक्स किरण परीक्षण से पूर्व खिलाया जाता है। 46 सूची 1 सूची 2 का मिलान कीजिए। तो देखिए, अगर बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा, अगर मिलान कीजिएगा, जैसे ईईजी का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा ईईजी का संबंध मस्तिष्क से है, ईसीजी का संबंध हृदय से है, ईओजी का संबंध आंख से है और ईएमजी का संबंध मांसपेशी से है, यानी इसका सही जवाब है बी ऑप्शन। दोबारा से इसको रिवाइज कर लेंगे। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी जो है ये मस्तिष्क के अंदर न्यूरॉन्स की बौछार से सिर की त्वचा में उत्पन्न वैद्युतीय गतिविधियों की अभिलेखन क्रिया है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हृदय की वैद्युत गतिविधियों की अभिलेखन प्रक्रिया है। इलेक्ट्रो जो ऑक्लूरोग्राफी है यानी ईओजी रेटिना की विश्राम क्षमता के मापन की तकनीक है और ईएमजी ये एक ऐसा परीक्षण है जिसमें मांसपेशियों तथा मांसपेशियों का नियंत्रण करने वाली नसों के स्वास्थ्य की जो है जांच की जाती है। ब्रेन की जो बीमारी है इसको कैसे पहचाना जाता है? ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी के द्वारा, यानी ऑप्शन ए विद्युत मस्तिष्क लेख के द्वारा। ब्रेन की विभिन्न प्रकार की बीमारी जैसे मिर्गी, मस्तिष्क कैंसर, मस्तिष्क की टीबी इत्यादि को जाना जा सकता है। हंस बर्गर नामक वैज्ञानिक ने मनुष्य की खोपड़ी पर 2 इलेक्ट्रोडों को रखकर मस्तिष्क में पैदा होने वाली तरंगों को रिकॉर्ड किया, जिन्हें ग्राफ के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसी को विद्युत मस्तिष्क लेख यानी ईईजी कहते हैं। 48 है ईईजी से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह है। ईईजी से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह है आपका मस्तिष्क, ठीक है, याद रखिएगा। 49 निम्नलिखित में से किसकी क्रियाविधि रिकॉर्ड करने के लिए ईईजी किया जाता है? किसकी क्रियाविधि को रिकॉर्ड करने के लिए ईईजी किया जाता है? तो इसका सही जवाब है मस्तिष्क, सी ऑप्शन। इसके बाद प्रश्न संख्या 50 सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। जैसे ऑडियोग्राम का जो संबंध है किससे है? ऑडियोग्राम का संबंध कान से है। ईसीजी का संबंध हृदय से है। ईईजी का संबंध मस्तिष्क से है और मैमोग्राम का जो संबंध है वक्ष से है, यानी सही जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ऑडियोग्राम का संबंध कान से है, ईसीजी का संबंध हृदय से है, ईईजी का संबंध मस्तिष्क से है और मैमोग्राम का संबंध वक्ष से है। 51 है चुंबकीय अनुनाद बिंबीकरण निम्न परिघटना पर आधारित है। चुंबकीय अनुनाद बिंबीकरण यानी एमआरआई निम्न परिघटना पर आधारित है। इसका सही जवाब हो जाएगा नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद से, यानी ऑप्शन ए। एमआरआई यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंगों का प्रयोग करके शरीर के विभिन्न अंगों एवं उनकी कार्य प्रणालियों के बारे में अत्यंत उपयोगी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। एमआरआई तकनीक नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद परिघटना पर आधारित है। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में बचे हुए प्रश्नों को कवर करने की कोशिश करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट जो है स्टार्ट किया जाए।
तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।